अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, जोग्राफियाई लिहाज से आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर वाक़या है जो कि ख़ित्ते में इंतहाई मरकज़ी हैसियत की हामिल है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, जो इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है, वो अपनी जगह मुसल्लम है। और हम यही भी देख रहे हैं कि हमारे आस पास जो भी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, ज़ाहिर है कि उसका बराह रास्त या बिलवास्ता किसी न किसी तरह उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान पर भी पड़ते हैं। आजकल भी आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान से जब अमेरिका निकलने की बात कर रहा है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ जो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी मुसलसल ऐसे हैं कि जिन पर नज़र रखनी पड़ती है। तो गोया हमारी मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदें जो हैं इस वक्त वो ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर हमारे गहरे स्टेक्स भी हैं और नज़र रखने की भी ज़रूरत है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इम्पॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स दिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। रॉयटर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने जो इंडिया के हवाले से बात की है, जब इंडिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कैटेगोरिकली, जो कि वो पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं, यहाँ पर भी यही बात की कि जब तक भारत जो है वो 375 से मुतालिक अपने इक़दामात मकबूजा कश्मीर में वापस नहीं ले लेता, उस वक्त तक इंडिया से कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत नहीं हो सकती। इसके साथ साथ मैं आपको ओवरऑल वैसे बता दूं कि उन्होंने ये जेस्चर दिया कि पाकिस्तान बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार है भारत के साथ और चाहता है कि यहाँ पर अमन कायम हो, लेकिन उसके लिए उन्होंने फिर वही बात की कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत की बहाली का सबसे पहले लाएअमल दे। फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में भारत से तिजारत करना कश्मीरियों और उनके शहीदों से गद्दारी होगी। उन्होंने कहा कि हमेशा भारत के साथ मुहज़्ज़ब और वाज़ेह ताल्लुकात चाहता हूँ। बर्रे सगीर में गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं तो तिजारत बेहतरीन रास्ता है। इसके साथ साथ उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से भी अहम पॉलिसी स्टेटमेंट दिया और कहा कि अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटेजिक गहराई की पॉलिसी तब्दील की है। अफ़गानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से खदशात हैं। अगर पड़ोसी मुल्क में खाना जंगी हुई तो सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तान होगा। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला से कबल सियासी मफाहमत की भरपूर कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी फ़ौज के इनखला के ऐलान से ही अफ़गानिस्तान में तशद्दुद में इजाफा देखने में आया है। तो गोया ज़ाहिर है उन्हें भी इस चीज़ का इदराक है कि सिचुएशन यहाँ पर भी काफ़ी ख़राब हो सकती है। इस सारी सूरत हाल में जब पाकिस्तान के मशरक़ी और मगरबी दोनों बॉर्डर्स जो हैं वो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं कि कुछ कशीदा खुदा न खास्ता हो भी सकते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे पाकिस्तान को सिफारती लिहाज से भी डील करना चाहिए, इन तमाम मामलात पर आज खुसूसी सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ, जैसे कि आप जानते हैं, ज़फ़र हिलाली साहब, इमरान साहब तो होते ही हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जनरल अमजद शुएब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। जनरल साहब, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले आज आपसे ही बातचीत का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से ये जो सबसे वाज़ेह बात कर दी जाती है कि 375 की जब तक मामला जो जिस तरह से थे 5 अगस्त से पहले उस तरह नहीं हो जाते, नहीं हो सकती बातचीत। आप समझते हैं कि ऐसी सूरत में भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए कोई इतना डेस्परेट है कि वो ये इक़दामात वापस ले सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत मुज़ाकरात करता है मुज़ाकरात के लिए और वक्त को टालता है, वक्त गेन करता है, और वो आर्टिकल 370 और 35A वगैरह को वापस ले न लें, मुज़ाकरात हों या ना हों, दोनों तरह से वो आपके लिए कोई ख़ास मुफीद नहीं होंगे, क्योंकि हमने 72 साल का एक तजर्बा देखा है। फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया, उसके इफेक्ट्स निकले हैं, उसके मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा, और यहाँ भी यही सूरत है कि वो इससे कभी नहीं हटेगा। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात कर लें उसके बगैर तो आपको वैसे भी कुछ हासिल नहीं है। इसमें दो नुकात हैं देखने वाले। एक तो ये है कि उसने जो आर्टिकल 35A खत्म किया था उसकी वजह से वो शरीयत जो है वो वहां पे लोगों को धड़ाधड़ देते जा रहे हैं, और वो वक्त गेन करेंगे कि 2, 4, 5 साल में यहाँ पे आबादी का तनासब बदल जाए। जिन लोगों को शरीयत दे रहे हैं उनकी शराइत कुछ और है कि वो थोड़े वक्त के लिए कश्मीर में रह चुके हैं 5 साल ये वो, लेकिन कोई केरला में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, वो सिर्फ वोट डालने के लिए आ जाएंगे। तो आपको कहा जाएगा उस वक्त जब ये सूरत हाल आ जाएगी तो आपको कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर आपने यूनाइटेड नेशन की करारदादों के तहत कुछ करवाना है, इस्तिस्वाब राय वगैरह, तो प्लेबिसाइड करवा लें, तो आप उसका क्या करेंगे, क्योंकि आबादी का तो तनासब बदल चुका होगा। तो ये एक है। दूसरी तरफ ये है कि वो उसको यूनियन टेरिटरी बना के, तो उन्होंने वहां पे अपने तौर पे डेवलपमेंट जो यूनियन करना चाहेगी
वो करेगी। और जिस तरह जमीनें वो खरीद रहे हैं जबरदस्ती कश्मीरियों की, ये सूरत हाल यकसर बदल जाएगी अगर हम इसको आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाने का कुछ नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये शर्त रखना कम से कम आपकी फेस सेविंग है कि चूंकि इन्होंने अपनी वो कंडीशन, ये सूरत हाल वो वापस नहीं की, लिहाजा हम बात के लिए। ठीक, जल साहब साथ रहेगा। हिलाली साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? सर, बाज लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जब टेबल पे बैठेंगे ही नहीं तो फिर उन्हें कन्विंस भी कैसे करेंगे कि भाई आप ये वापस लें? ये तो बातचीत से ही, ना सिर्फ ये कि ये वापस लेने के इकदाम हो सकते हैं बल्कि आगे भी फर्दर कश्मीर पर बातचीत के लिए भी ज़रूरी है कि टेबल पे बैठें। डू यू थिंक सो कि पाकिस्तान ने ये शर्त ठीक रखी है? टेबल पे तो बैठे हुए हैं ना, ये इंटेलिजेंस टॉक्स और कॉन्टैक्ट्स तो हो रहे हैं, खुद माना है इन्होंने कि ये हो रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बात कर रहे हैं और कोई मिलिट्री ऑफिशियल्स भी जो हैं वो बात कर रहे हैं। तो ये बात नहीं है। मैं सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में एक थोड़ा सा उनको अगर मैं दे सकूं, थोड़ा सा मशवरा देता हूं कि पहले तो उन्होंने कहा कि इंडिया को रिवर्स करे अपना स्टांस। इस वक्त वो कह रहे हैं आप हमें एक रोड मैप दें कि ये कैसे आप करेंगे। इसके मतलब है कुछ ऐसी चीज दें जिसमें रिवर्स तो नहीं होगा फौरन, मगर वो उम्मीद होगी रिवर्सल की, जिस पे बात शुरू होगी। भाई ये क्या जरूरत है आपको इस किस्म के कंसेशंस देने के लिए? क्या आप देख रहे हैं उधर कुछ लचक है? कोई ज़रूरी है ऐसे कंसेशंस? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बल्कि मैं तो समझता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब को 2-3 और शर्तें लगाना चाहिए। पहले तो वो ये लगाना चाहिए कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप छोड़ो, हम तो बात ही नहीं कर सकते हैं आपके साथ जब तक आप ऐसे लोगों को कैद रखते हैं जो बेगुनाह है बिल्कुल। और दूसरी बात यह है आपके जो रिप्रेसिव लॉज हैं, जो लोगों को महीनों 6-6 महीने तक ना इंटरनेट ना कुछ ये हो रहा है, वो रिस्टोर करें। और तीसरी बात, अमेरिका जो इनका वो हिंदुस्तान का इतना यार है, उनको कहें कि बच्चों तुम भी तो आओ बीच में, तुम भी तो उन पे कुछ प्रेशर डालो। ये पीस कहना काफी नहीं है अगर यू डोंट वांट टू प्ले अ रोल। तो ये चीजें हैं जो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को करना चाहिए और इनको हर सूरत में किसी तरीके से कोई लचक इस पोजीशन में नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए इस पोजीशन में कोई लचक है ही नहीं। ठीक, इमरान साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और फिर दूसरा हम ये भी तो देखते हैं ना इमरान साहब कि एक दोनों तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट भी बहुत है। ज़ाहिर है हम तो उन्हें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि बार बार वो मुज़ाकरात की मेज़ से भी भाग जाते हैं और वायलेशन भी करते हैं अपनी ही की हुई चीज़ों की, एग्रीमेंट्स की। तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट बात करने से ख़त्म हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ यहाँ प्रोग्राम में कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ आपस में जो अमन के रास्ते हैं ना, वो कश्मीर से होके जाते हैं। यह मुमकिन ही नहीं है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर आप खित्ते में अमन कर दें। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। अगर आप मुज़ाकरात में शर्तें इस तरह से आयद कर देंगे तो फिर मुज़ाकरात शुरू ही नहीं होंगे, और अगर मुज़ाकरात शुरू ही नहीं होंगे तो आप किसी नतीजे पर कैसे पहुँचेंगे? क्योंकि दुनिया में हर जंग का ख़ात्मा भी मुज़ाकरात के ज़रिए ही होता है। अब बात यह है कि एक तरफ आप मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की जिंदगियां जीरन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप सिर्फ इस बिना पे कि आप पे अमेरिका का दबाव है तो आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात। इंडिया पे भी इस वक्त बड़ा अमेरिका का दबाव है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान से इनखला जो फ़ौजों का उसमें कहीं किसी भी तरीके से पाकिस्तान अपना रोल अदा करे और उसमें वो निकालने में कामयाब हो जाए। अब पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप समझे कि मामलात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान तो पूरी तरह उस तरफ तवज्जो ही नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ जो हिलाली साहब इतराज़ कर रहे थे ना अभी कि ये प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा है, प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसा लगता है हिलाली साहब की शायद फेस सेविंग चाह रहे हैं। अच्छा, जिस तरह वो कह रहे थे ना कि ये 2-3 शर्तें रखने की बजाय उन्होंने कह दिया रोड मैप दे, तो रोड मैप के जरिए कहीं वो फेस सेविंग नहीं चाह रहे हैं कि चले एक फेस सेविंग मिल जाए, कोई लारा ही मिल जाए हमें कि हम ये कर लेंगे। उन्होंने ये कहा इस बिना पे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कि तो जो जेनेवा कन्वेंशन है उसके आर्टिकल 449 के तहत भी आप फोर्सफुली किसी भी जो मुतनाज़ इलाके उसकी डेमोग्राफी तब्दील नहीं कर सकते।
यानी इंडिया इस तरह का बदमाश बना हुआ है, इलाके का इस तरह से वो जगह बना हुआ है कि वो सिर्फ किसी कानून को मानते ही कहाँ है वो ना बैनुल अक़वामी कानून को मानता है, ना आपकी बात मानता है, ना जो मोदी एक फाशिस्ट स्टेट उसने बना दी है, जो उसके दिल में आता है वो करता है, वो कहता है और उसी पे वो अमल करते हैं। लेकिन जनरल साहब दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे अभी हिलाली साहब ने भी जिक्र किया कि कुछ ना कुछ टॉक किसी ना किसी सतह पे कोई राब्ता तो हो रहा है, बैकडोर डिप्लोमेसी अगर हम उसको कह लें तो भी, तो उसके बाद कुछ वहाँ से भी हमें कुछ स्टेटमेंट्स में नरमी नज़र आ रही है। पहले तो हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की अमन कोशिशों का एतराफ़ किया गया कि नहीं जी पाकिस्तान ने बड़ा अमन के लिए बड़ा सीज़ फायर रखा हुआ, ये वो उस चीज़ का भी उन्होंने एतराफ़ किया और फिर उसके बाद ये बातें भी की कि हम टॉक्स कर सकते हैं बिल्कुल और फर्दर आगे बढ़ सकते हैं अगर ट्रस्ट डेफिसिट को कम किया जाए। तो आपको लग रहा है कि बात जो है वो वाकई जो इमरान साहब की बात है उसमें वजन है कि वो फिर उन्हें रास्ता थोड़ा सा फ्राहम करना पड़ेगा तो टॉक्स शुरू होंगी? नहीं, ऐसे नहीं है। ये जो बातें हैं कहना, ये बिल्कुल वो अमेरिका वाली पॉलिसी है। जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है, कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है, कभी ऐसे ही कह दिया कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये सारी बातें हैं जिनका असल में मानी कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान ने भी पॉजिटिव रोल अदा किया है, ये आर्मी चीफ उनका बयान था, इंडियन आर्मी चीफ का। लेकिन कल उसने फिर एक बयान दिया तो उसने कहा जी कि पहले पाकिस्तान टेररिज्म रोके। टेररिज्म तो वो जिस दिन चाहे करा लेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, उन्होंने खुद करना होता है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, जिस दिन चाहे करा लें और आप पे इल्जाम लग जाएगा, सारा कुछ जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। वही उनका पुराना वतीरा। हमने तो बड़ी बातचीत की थी, हमने तो पाकिस्तान के साथ बड़े मुज़ाकरात चला रहे थे, हम तो बड़े मुतमईन थे, हम तो ये चाह रहे थे कि कोई ना कोई मामला हल हो जाए, लेकिन ये बात ही नहीं आते, इन्होंने देखे टेररिज्म कर दिया। तो वो बदनीयत हैं, वो आपसे वक्त लेना चाहते। आज उनका असल मसला ये है कि वो चाइना के साथ भी उलझे हुए हैं और आपकी तरफ भी दोनों। अभी उन्होंने जो अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो वर्कआउट की है, जिसका एक मैगजीन में उन्होंने कुछ ब्रीफली दिया, उसमें दोनों तरफ वो डिफेंसिव। आप पहले पाकिस्तान को धमकियां देते रहे कि हम आजाद कश्मीर भी पकड़ेंगे, हम ये भी करेंगे, गिलगित जाएंगे। अब वो छोड़ दिया हमने। अब वो बात कर रहे हैं कि जी हमने चाइना की तरफ भी बड़ी एक डिटरेंट रख लिया है डिफेंसिव स्ट्रेटेजी में, और पाकिस्तान की तरफ भी एक प्यूनिटिव डिटरेंट हमने रखा है। यानी दोनों तरफ एक डिफेंस पे चले गए। ये वो मुश्किल है जिसकी वजह से आज वो आपके साथ इसलिए इतने नरम दिखा रहे हैं बयान। अच्छा, लेकिन जनरल साहब फिर जी कोई मसला हल करने की नियत नहीं है। उनके स्ट्रेटेजिशियन ने कहा है कि भाई दो फ्रंट की बजाय कम से कम एक फ्रंट तो ठंडा करो, और वो तुम्हारे बस में है पाकिस्तान के साथ फ्रंट ठंडा करना। उनको बातचीत का थोड़ा सा चक्कर दो, वो चल पड़ेंगे। यहां बड़े सारे लोग हैं जो खुद ब खुद उनके पीछे लग गए कि पता नहीं क्या होने लगा। क्या होगा भाई? आप 72 साल की तारीख देखें और उनकी मुश्किलात समझे। आज जब उनकी गर्दन पे पांव रखा हुआ है चाइना ने, ये वक्त है कि पाकिस्तान उनके साथ टफ रवैया इख्तियार करे, उनसे उगलवाए कुछ, ना कि आप अपनी कंडीशन ही एक एक करके छोड़ते जाएं और तवक्को करें कि उससे आपको कुछ मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, आप अपना आप गंवाएंगे वहां पे बैठ। तो आपको तो फिर इसका मतलब है हिलाली साहब के जो ये ट्रस्ट डेफिसिट की बात थी, ये तो फिर सही बात है कि हम तो उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, जब उनकी सिंसेरिटी अगर नहीं है और वो सिर्फ अपना दामन बचाने के लिए कुछ चीज़ों में ज़्यादा उलझ गए हैं, जो जनरल साहब ने भी आप कितना अग्री कर रहे हैं इससे? फिर जिम्मेदारी किस पर है अमन बहाल करने की? देखिए, हम लोगों को सोचना चाहिए कि क्या ये वक्त ऐसा है कि हम इंडिया पे प्रेशर डालें। बिल्कुल है ये वक्त इंडिया पे प्रेशर डालें, क्यों नहीं डालें भाई? वो क्या कर रहे हैं कश्मीर में? लुक एट द कंडीशंस इन कश्मीर। हिंदुस्तान में खुद लोग कह रहे हैं कि ये नामुमकिन सी बात है कि ऐसा ये चल सकता है। हिंदुस्तान में खुद लोग कह रहे हैं, मोदी के खिलाफ खड़े हुए हैं कि सेक्युलरिज्म को तबाह कर दिया है, और इस किस्म की उनका जो इस वक्त पब्लिक इमेज है, इंटरनेशनल इमेज है, इससे बदतर तो कभी रहा ही नहीं है। तो ये है वक्त करना के लिए उनको कि इनसे कंसेशंस निकालें, और अगर आपको कुछ करना भी हो करें। ये है वक्त टू एक्ट। ये नहीं है कि ये आप तो वैसे बयान दे रहे हैं कि यू आर वो पीछे हट रहे हैं आप। लेकिन हिलाली साहब इस तरह हम भी तो इस कंडीशन में है ना। आपकी बात तो सही है, लेकिन हम भी तो थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम में है ना कि एक तरफ अफगानिस्तान का भी हमारा जो मामला है, वहां पर भी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या है? अफगानिस्तान सर वहां से मुसलसल हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, हमारे ऊपर क्या हो रहा है? वो टीटीपी आप पे
अच्छा चलिए जी, जनरल साहब आप कर लीजिए जी। मैं कर करूँ, देखिए बात यह है, अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है उसमें अफगानिस्तान तामन कर रहा है, लेकिन करने वाला भारत है। क्या भारत ने वहां पे आपको कोई रियायत दे दी है? वो चीज तो वहीं चल रही है, उसको नहीं रोका जाएगा। आपको आप ब्लीड कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। ठीक, इधर आपको यादें उधर से भी हमें एंगेज किया हुआ उन्होंने, बिल्कुल सही एंगेज किया हुआ है। वेस्टर्न फ्रंट आपका कभी वो ठंडा नहीं होने देंगे जब तक कि अफगानिस्तान खुद अफगानी बैठ के को बातचीत करके तो अपने अंदर अपनी स्टेबिलिटी वगैरह कर लें, वरना आप देखेंगे कि इंडिया वहां से ये काम करता रहेगा। ठीक, और ये क्योंकि किसी की मोदी का जो मॉडल है जी जी हिलाली साहब जी, मोदी का जो मॉडल है, जो हीरो है, वो नेतन्याहू है। समझिए, उससे ये सीखा है, उससे 35A खत्म करने का उससे सीखा है, और कंटिन्यूड प्रेशर रखने, प्यूनिटिव रिएक्शन रखने, ये उससे सीखा है। पैलेस्टाइन में हम यही देख रहे हैं, सब भूल जाएगा। तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। यू हैव, आई एम सॉरी, अगर आपको हमास से तरह रिएक्ट करना पड़े, यू हैव टू रिएक्ट, मे बी लाइक हमास, यू हैव टू। लेकिन हमें अपनी स्टांस पे फर्म रहना है, उस पे हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये तो बड़ी आपकी क्लियर सबकी मुझे इस पे ओपिनियन नजर आ रही। लेकिन इमरान साहब, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर अमेरिका भी तो है ना। अमेरिका जो खिते का इस वक्त बड़ा बन के यहाँ पे बैठा हुआ था, अब उसको निकलना भी है, लेकिन उसका पूरा वजन जो है हमें हमेशा भारत के पलड़े में नजर आता है। अब पाकिस्तान को ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? पहली बात तो हिलाली साहब ने जो कहा था, मैं थोड़ा सा उस पर आपको बता दूं कि इसराइल और इंडिया, वैसे तो इन दोनों के दरमियान 4,500 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है, 4,532 किलोमीटर बनते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पॉलिसीज इन दोनों की एक है। जो इसराइल फ़लस्तीन के साथ कर रहा है वही सलूक इंडिया कश्मीरियों के साथ कर रहा है। अच्छा, और इसराइल जो है इंडियन फौजियों की ट्रेनिंग भी कर रहा है। फिर दोनों पे ये इल्ज़ाम है कि वो कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं मजलूमों के खिलाफ, उधर फ़लस्तीनियों के खिलाफ, इधर कश्मीरियों के खिलाफ। तो ये जो हिलाली साहब कह रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिसी नेतन्याहू की और मोदी की एक है। लेकिन इसमें जो आप पूछ रही थी, उसमें आप ये समझे कि उन्हें भी इस बात का पता है कि उन्होंने भी कोई वे आउट निकालना है। इसलिए आपको इंडिया ने, उन्होंने, आपको याद होगा अमित शाह जो इंडिया में मोदी के बाद सबसे मजबूत समझे जाते हैं, बल्कि बाज़ हल्कों के मुताबिक तो वो शायद मोदी से भी ज्यादा मजबूत हैं। उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि वक्त आने पर हम जो उसकी कश्मीर की रियासती हैसियत है उसको बहाल कर देंगे। यानी उन्होंने भी कोई प्लान भी अपना रखा हुआ है कि अगर हम पे ये ज्यादा दबाव आएगा, ये चीजें होंगी, तो हमें किस तरफ जाना है। इस वक्त अगर उन पे प्रेशर डाल लेते हैं, इस वक्त अगर हम अपने कार्ड्स अच्छी तरह से प्ले कर देते हैं, तो ये वो वक्त है। क्योंकि अमेरिका भी अफगानिस्तान की वजह से मजबूर है, वो भी चाहता है कि मामला हल हो। पाकिस्तान तो से बिल्कुल बिगाड़ भी नहीं रहा। सुन ले, इसलिए नहीं बिगाड़ रहा कि पाकिस्तान या कश्मीरियों के फायदे का नहीं मामला। अमेरिका के पेट में इसलिए मरोड़ उठ रहे हैं कि उसे ये पता है कि अफगानिस्तान में अमन का रास्ता भी पाकिस्तान से होके जाता है। वो अपने फौजियों का अगर इनखला चाहता है, वहाँ पे अगर बाद में कोई अपने ऑपरेशंस करना चाहता है, निगरानी करना चाहता है, उसके लिए भी उसको पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। तो ये सारा कुछ कैसे होगा पाकिस्तान की मदद? लेकिन मेरी बात मुकम्मल हो रहने दे। इसमें पाकिस्तान को ये जरूर चाहिए, इंडिया को भी मजबूर करने के लिए, कि आप उनके साथ तजारत जो है वो जरूर करें। अच्छा, उसमें पाकिस्तान का भी फायदा है। बगैर कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट हुए। कश्मीर का मसला, दुनिया में जहां मसले होते हैं उसमें तजारत जो है ना, बिजनेस इज बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। आप एक चीज को समझिए, अगर आप इंडिया के साथ इतनी तजारत करते हैं, इस तरह से जनरेट कर लेते हैं कि उसको भी आप एक दुनिया ताजिर तो अमन चाहता है ना, फिर वो कैसे अपने स्टेक्स लगाते हैं, जबकि आगे पता भी नहीं होता कि सिचुएशन कैसे एकदम खराब हो जाए, सब कुछ बंद हो जाता है। इंडिया बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान में उसको फायदा है, पाकिस्तान के लिए वहां माल भेजने में वो बातें सही हैं। लेकिन मैं तो ये बात करूं कि ताजिर तो पहले ये देखेगा ना कि वहां पे उसके स्टेक्स होते हैं, वो कैसे वजन नहीं है इस बात में जी। मसला ये है, वहां पे नफरत इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तानियों ने, जो डिजाइनर्स ने अपने कपड़े वहां एक्सपोर्ट किए हुए थे, वो सड़कों पे ला के उन्होंने जलाए हैं। दुकानदारों को उन्होंने वार्निंग दी है कि दोबारा तुम्हारे यहाँ कोई पाकिस्तानी अगर चीज हमने देख ली तो तुम्हारी दुकान को आग लगाएंगे। वहां एक बेकरी थी जिसका नाम था कराची बेकरी, उसको उन्होंने छतरौल किया कि तुम बेकरी का नाम बदलो वरना तुम्हें गोली मार दे। बात यह है कि वहां जो हालात मोदी ने पैदा किए वो तजारत वाले नहीं है।
आप जब किसी से आप देखिए कि इन चीजों का जो आप तिजारत या कोई बातचीत करेंगे उसका कश्मीरियों के मोराल पे क्या असर पड़ेगा। ये कनेक्टेड चीजें हैं। असूली बात जो इमरान कर रहे हैं वो ठीक है, असूली तौर पे बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे बड़े मखसूस हालात हैं ऐसे कि इसमें उनको भी देखना पड़ेगा। चलिए जनरल साहब हिलाली साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू उस पे ले लीजिए। हिलाली साहब भी इस पर ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे। जी हिलाली साहब देखिए, आप नियर वॉर सिचुएशन है एक मुल्क के साथ और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपका और उस मुल्क का कोई नथिंग। अभी हल्की सी बात हुई थी जब वो क्राइसिस था चीनी का और ये बात थी कि इंडिया से ले लेते हैं उस तरह, तो काफी ज्यादा उस पे आपने देखा कि वो आया था। तो उन्होंने हमारे से एम्बुलेंसेस उन्होंने ईदी से एम्बुलेंस क्यों नहीं लिया? ईदी ने कहा था हम 50 एम्बुलेंस भेजते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लोग मर रहे हैं, तुम्हारे वैक्सीन खत्म हो गए हैं, मोदी को पता नहीं है क्या करने के लिए, हमें पता है और हम कुछ मदद करना चाहते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया। छोड़ें जी, ये दिस इज नॉट ये ऐसा गेम नहीं है। आप तो यू आर विद इन द कस्प ऑफ वॉर। लेकिन हिलाली साहब जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ये बात कर रहे हैं कि तिजारत से ही गुर्बत का खत्म हो जाएगा रास्ता बरे-सगीर में, तो वो क्या फिर जनरल स्टेटमेंट उनका तिजारत नहीं है, वो तिजारत से होगा। ये कश्मीर को रिजॉल्व करो, तिजारत शुरू करो। भारत तिजारत करेगा, भारत आपसे तिजारत करेगा गुर्बत खत्म करने के लिए। नहीं जनरल साहब सोचिए, जनरल साहब गुजारिश गुर्बत भारत में खत्म करनी है। जनरल साहब गुजारिश ये है कि कभी भी पहली बात तो ये कभी भी कोई मुल्क दूसरे की गुर्बत खत्म ही नहीं करता। ये कैपिटलिज्म का दौर है, ये रफाई दौर तो अब रहा नहीं कि आपने अपने फायदे के लिए नहीं दूसरे के फायदे के लिए काम। पहली बात तो ये। दूसरी, इंडिया भी क्यों सिर्फ हमारे फायदे के लिए करेगा? बात ये नहीं है। बात ये है कि जो बात आपने की ना कि कपड़ों जला दिए, दुकानों को कहा कि हम गोली मार देंगे, इशू ये है कि वो पूरा इंडिया आपसे उस तरह से नफरत नहीं करता जिस तरह से पूरा पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि हर वक्त जंग लगी रहे। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं, अक्सरियत ये है जो अमन चाहते हैं। असल चीज़ ये है, इंडिया में भी पूरी अवाम आपके खिलाफ नहीं है। मोदी ने जो एक माहौल बना दिया है और जो RSS है या उस तरह के जो उनके इदारे हैं वो ये चाहते हैं कि हर वक्त जंग का माहौल। इमरान साहब ये नहीं, गलत नहीं है। इस बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, गलत है। असल चीज बारी जनरल साहब को पहले बात कर लेने दीजिए। जी जनरल, चाइना ने उनका 1000 किलोमीटर का इलाका कब्जा किया जी, चुप हैं उस पर, आपको इतनी तकलीफ नहीं। आप 1 इंच का कब्जा पाकिस्तान करके देखें, अगर मोदी की हुकूमत ना उलट जाए तो मुझे पूछ लीजिए। वहां इलेक्शन का इशू पाकिस्तान है। एक इलेक्शन जीतना हो तो पाकिस्तान इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होता है। बिल्कुल, ये बात भी सही है। किताब आई है, उसकी वजह ये है कि माहौल बना दिया गया है कि सियासत है ही एंटी पाकिस्तान। अगर आपने सियासत में तरक्की करनी है पाकिस्तान के खिलाफ, जनरल साहब हिलाली साहब को भी कमेंट कर लेनी दीजिए। जी हिलाली साहब, ये हम लोगों को कुछ कहने की इस पे जरूरत नहीं है। आप एक पॉलिटिकल पोल ले लें, पोलस्टर्स बताते हैं कि हालांकि मोदी ने तबाहकुन परफॉर्मेंस की है, तो वायरस को तो फैलाया है, एपिडेमिक और वो कुंभ मेला और वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस ने तबाही मचा दी है, फिर भी आप सोचिए तो सही, कंप्लीट लैक ऑफ गवर्नेंस और ये बिगट हर चीज रख के फिर भी इसका पॉपुलैरिटी 63% है। आप लोग जाएं इंडिया, वो नफरत करते हैं हमारे से, हमारे लोग जो भी सोचते हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता, मगर उनकी नफरत इज वेरी ऑब्वियस। मैं गया हूं, तो मैं काम किया हूं, मुझे पता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए ये तो एक लंबी डिबेट हो जाएगी। मुझे सिर्फ एक शॉर्ट कमेंट अगर आप तीनों दे दे इसको वाइंड अप करते हुए, कि अब इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अमेरिका के साथ डील करने के लिए भी, क्योंकि वो अफगानिस्तान में सब निकलने की उसमें है, वो भी एक प्रेशर है पाकिस्तान पर। तो क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है? पाकिस्तान की स्ट्रेटजी सिर्फ ये होनी चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान को भी अपना मफाद देखना चाहिए। जहाँ पे पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा है उसमें पाकिस्तान को पॉलिसी बनानी चाहिए। हम कश्मीरियों की मदद भी उसी तौर कर सकते हैं जब हम खुद मजबूत होंगे। अगर हम खुद ही उस तरह से धक्के खा रहे होंगे तो हम कश्मीरियों की मदद कैसे करेंगे? कश्मीर कॉज को पीछे नहीं डालना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को अपना मफाद मद्देनजर रखना चाहिए। जनरल साहब, आपका शॉर्ट कमेंट, अमेरिका को क्या कहना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, अमेरिका के साथ हमें कोई ताल्लुकात बिगाड़ने की जरूरत नहीं है,
लेकिन हमें उनको कोई एक्सेसिव या एक्स्ट्रा कंसेशन भी देने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह बुनियादी है, अमेरिका टोटली अनरिलायबल फ्रेंड है एक चीज, और दूसरा मसला ये है कि हमने इसी खित्ते में रहना है, अमेरिका ने चले जाना है। हम किसी के साथ यहाँ दुश्मनी बना लें, वो अफगान तालिबान हो कोई हो, भुगतेंगे हम, वो तो निकल जाएंगे। लिहाजा हमें टोटली यहाँ के हालात के मुताबिक पॉलिसी बनानी है, ताकि यहाँ हम लोगों के साथ नाराजगियां पैदा न करें अपने हमसायों के साथ और हमारे अपने जो यहाँ पे खित्ते में स्टेक होल्डर्स हैं, बजाय इसके कि उनको इग्नोर करके हम अमेरिका को बुलाइश करें, ये हमारे मुफाद में नहीं होगा। जी हिलाली साहब, आप कुछ अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ, फिर मैं कहना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के कि आपका जो इमेज है बड़ा अच्छा है और आपने अच्छी बातें की है अफ़गानिस्तान के ऊपर, मगर मेहरबानी से अब आप भूल जाएं कि आप अफ़गानिस्तान में आपका वो क्या कहते हैं पॉइंटलेस रिमार्क्स ना दें। देखिए ये कहना कि हम एक गवर्नमेंट मानेंगे जो अवाम उनकी सिलेक्ट करे, उनकी अवाम कभी सिलेक्ट की नहीं है आज तक, और ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये बोगस इलेक्शंस हुए हैं। क्या आप जाहिर शाह का कोई अवाम का ये था, या दाऊद अवाम से आया, या हफीजुल्लाह अमीन अमान से आया? नॉनसेंस। आप ऐसे करें, दोज हु कंट्रोल अफगानिस्तान, जिनके पास इफेक्टिव कंट्रोल है, उनसे आपको बात करना पड़ेगा, और उनका नाम है तालिबान, और वो होगा। और आप मेहरबानी से याद रखें कि वो होगा, और उनसे आपकी दोस्ती, ये 20 साल जो आपने दोस्ती रखी है तालिबान के साथ, उसको खराब ना करें इसलिए कि अमेरिकनों को खुश करके या कोई नेगोशिएट करते हैं। हिलाली साहब ने जो कहा है, हमें अमेरिका ने हर मौके पे धोखा दिया है, कभी अमेरिका मुश्किल वक्त में हमारे साथ नहीं आया, तो हम तालिबान को भी क्यों अपना दुश्मन बनाएं? बिल्कुल ठीक है, अमेरिका की वजह से हमें किसी को भी दुश्मन नहीं बनाना अपना। हम एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन वापस आते, कुछ और भी अहम मामलात है जिनके हवाले से गुफ्तगू नहीं, और खासतौर पर बात भी करेंगे कि पाकिस्तान क्या अब फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब होगा या अभी भी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान बड़े अरसे से कोशिश में है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाए। हर दफ़ा 3-4 महीने का टाइम मिलता है जिसमें पाकिस्तान फिर मज़ीद कुछ इक़दाम करता है और फिर उसके बाद उसे दोबारा उसी लिस्ट में रहना पड़ता है। काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिश की जा रही है। जो रीसेंट खबर है इस हवाले से वो यही है कि जी 40 जो कहा गई थी पाकिस्तान को सिफारिशात कही गई थी, उनमें से 31 पर तकरीबन अमल दरामद हो चुका है। तो क्या अब हम उम्मीद रखें कि पाकिस्तान निकल जाएगा या नहीं, या फिर दिल्ली अभी दूरस्थ वाली सिचुएशन ही होगी हमारे लिए? इसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ और थियरीज़ भी हैं, कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, तो उनको भी ज़रा डिग आउट करने की आज कोशिश करेंगे। जनरल साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। जनरल साहब, ग्रे लिस्ट से निकलने का मामला बहुत ही तवील हो गया, हम तो सब कुछ कर कर के थकते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मानने में नहीं है। आपको क्या लग रहा है, ये जानबूझकर किसी साजिश के तहत पाकिस्तान को रखा जा रहा है, या वाकई पाकिस्तान का इन चीज़ों पर अमल करना उतना ज़रूरी था और हम नहीं कर रहे थे? देखिए, जरूरी तो इन एनी केस होता ही है, क्योंकि इस वजह से कि हमारे अपने मुल्क में अगर आपके कवानीन और रेगुलेटरी मेथड्स अच्छे होंगे तो हुकूमत की रेट अच्छी रहेगी, गैर कानूनी काम कम होगा। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ इतना नहीं है। अगर आप 40 में से 40 नुकात पे अमल कर देते तो फिर भी शायद कोई बहाना ढूंढ के आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाता। लेकिन जब आप कहते हैं कि 40 में से 31 पे हमने अमल किया है, तो फिर तो उनके पास बड़ा वाज़ेह बहाना है कि आपको ये बता दें कि जनाब अभी 9 पे आपका कुछ करना रहता है। अच्छा। ये इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ टोटली आपके कवानीन का मसला नहीं था, ये एक सियासी मसला है जहां आपको FATF के जरिए अंडर प्रेशर रखा हुआ है, और इसमें डेफिनेटली अमेरिका इन्वॉल्व है। उन्हीं के ही माँ पे ये काम हुआ। अगर उनके ही माँ पे ना होता, या अगर दुनिया में कुछ सिर्फ इंसाफ की या वाकई हकायक की रोशनी में ये काम किया जाता, तो भारत का तो भी पिछले साल 44 बैंक्स का उन्होंने कहा कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और मनी लॉन्ड्रिंग भी इतनी की है इस तरह की कि वो उनमें से बाज ट्रांजैक्शन इंतहाई मशकूक हैं। फिर पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया टेररिज्म के बारे में, उसमें हमने मनी ट्रांसफर वगैरह की डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स दिए इनको कि किस तरह ये टेरर फंडिंग करते रहे हैं बैंकिंग चैनल्स बाज इस्तेमाल करके। इसी तरह कुलभूषण ने हमें जो इनकी टेरर फंडिंग की तफसील दी थी वो हमने बताई। लेकिन चूंकि भारत के ऊपर उन्होंने ये काम नहीं करना, तो वो सब कुछ चल रहा है, वो उसी तरह मौजूद है, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं।
तो पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि अपना फायदा देख के कि हमें इन पे अमल, अगर हम 40 नुकात पे अमल कर लेते हैं तो नैनी केस हम अपने तौर पे महफूज होंगे, इसको इसी तरह लेना चाहिए। FATF से कोई तवक्को रखनी कि वो आपको कोई रियायत देंगे, ये नहीं देगा। इमरान साहब बिल्कुल सही, आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इमरान साहब फैटफ से निकलना भी ज़रूरी है। अब ये तो मुझे जनरल साहब की बात सुन के ही लग रहा है कि अमेरिका इधर से भी हमें घेर रहा है, उधर से भी घेर रहा है, हर तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर ही डाला हुआ है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमें बार बार ना एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, खुशखबरी सुनाई जाती है कि बच्चों कर लो तो तारू काट देंगे। अमेरिका जो चीज़ें पूरी हमें पैसे देने के बाद, इमदाद देने के बाद, हमें कर्जा देने के बाद अपनी शराइत नहीं मनवा सका, वो उसने आसानी के साथ फैटफ के जरिए से मनवाना शुरू कर दिए। और उसको ये पता है कि जब इनको दबाव में भी ला सकते हैं हम इसके जरिए से, इनको देना भी कुछ नहीं पड़ रहा बल्कि हम उनसे उल्टा ले रहे हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है। लिहाजा उसने एक आसान हल ढूंढ लिया पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने का और एक तलवार लटकाए रखने का। मुझे तो नहीं ये लगता कि ये आपको ग्रे लिस्ट से निकालें अभी। अच्छा। हाँ, अभी तो वो कहते हैं ना, वो पंजाबी के मिसाल है कि आटा गूंदे हिलदी क्यों है, तो पाकिस्तान के साथ कोई बहाना वो रखेंगे। पाकिस्तान के साथ वो ये सलूक रखे हुए हैं कि कोई ना कोई उन्हें बहाना चाहिए जिसको बुनियाद बना के अभी आपको वो ग्रे लिस्ट में रखेंगे ताकि आपसे अपने मन मर्जी के फैसले करवाते चले जाएं। ठीक है हिलाली साहब, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए तो बड़ा ही खुशाइंद हो जाए पाकिस्तान के लिए, बहुत सारी तजारती रास्ते भी खुल जाएं, बड़ी चीज़ें बेहतर हो जाए, पाकिस्तान की पाबंदियाँ बहुत सारी जो है वो हट जाएं पाकिस्तान से। लेकिन आपको लगता है कि जानबूझकर पाकिस्तान का इस्तेसाल किया जा रहा है? कैसे निकलें इससे हम? देखिए, बात सीधी सादी है कि दूसरे मुल्क जो हैं वो 40 के 40 पे अगर नहीं तो 38 पे हैं, 37 पे हैं, हमें 31 पे क्यों फंस गए हैं? हमारे लोग हमें क्यों नहीं बताते हैं क्या कमी है हमारे में? और उनको तो छोड़ें, वो तो बताते हैं आपको, हर चीज़ वो पॉइंट आउट करते हैं हर मीटिंग पे, मगर हमारे लोग क्यों नहीं बताते हैं अवाम को कि इसमें हमारी कमी है? आखिर जवाब तो देते हैं उनको ड्यूरिंग नेगोशिएशंस के आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, हमारे पास ये सबूत है, ये है, वो है, तो अपने लोगों को पेश करो अगर आप समझते हैं कि उनका प्रेशर टैक्टिक। ऑफ कोर्स प्रेशर टैक्टिक्स हैं उनके पास, मगर एक छोटी सी बात ले लें, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पे हम खुद मान गए, वो खुद मान गए आज कि हमारा जो तरीका है, हमारा जो लेजिस्लेशन है वो है ही नहीं इस वक्त, इसलिए उनका बहाना जो है, जो भी है वो सही है। देखिए, कहने की बात ये है कि हाँ हमारे पे प्रेशर है, हमारे पे प्रेशर ग्रे लिस्ट पे रहना प्रेशर है, मगर हमें पता है कि हम ब्लैक लिस्ट पे नहीं जाएंगे, वीटो हो जाएगा। चीन हमारे साथ हैं, 5-6 और मुल्क हमारे साथ हैं, मगर बताओ अपने अवाम को कि ये जो 9 पॉइंट्स हैं इसमें किस चीज में हमारी कमी है और क्यों है और क्यों नहीं फिक्स करे उसको। यस एग्जैक्टली, ये सही आपने बात की है कि इसको जरा खुल के सामने आना चाहिए। 9 पॉइंट इसलिए भी सही नहीं हो सकते कि जो अरबाब इख्तियार हैं, जो खुद ये कवानीन बनाने वाले हैं, उनके चोर रास्ते भी तो सब बंद हो जाएंगे ना। उन्होंने अपने लिए भी तो कोई ना कोई रास्ते रखने होते हैं। जनरल साहब, उन्होंने अपनी लूटी हुई दौलत और अपनी करप्शन का पैसा, रुपया और सारी चीजें जो इकट्ठी की होती हैं उनको छुपाना नहीं। हाँ, मुझे याद आ रहा है जनरल साहब, आपको याद होगा लास्ट टाइम भी जब फैटफ पे कुछ कानून साजी करनी आने थे कुछ कवानीन, तो जब ऑपोजिशन से बात की गई तो फिर जो आपस में इन लोगों ने एक दूसरे के साथ किया वो भी किसी से कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। हाँ समीना, सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है, और बहुत सारी और भी चीजें हमारी इफेक्ट हुई है इसकी वजह से, कि ये हुकूमत जो है ये कोलिशन गवर्नमेंट और 7 वोटों की वजह से ये पावर में है। ये किसी भी अपने छोटे मोटे ऐसे काम से जो दूसरों को पसंद ना आए, इनके कोलिशन पार्टनर्स को ना आए, तो ये अपनी हुकूमत खो सकते हैं। लिहाजा इनके लिए लेजिस्लेशन करवाना इंतहाई मुश्किल है, खास तौर पे जैसे इमरान याकूब बात कर रहे हैं, ये वो लेजिस्लेशन जो शराफियों को ना सूट करती हो वो कहाँ पास हो सके। तो यहाँ पे जो ये कमजोर गवर्नमेंट जो होती है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि मुल्क में गवर्नेंस के इशू बन जाते हैं उनकी वजह से, क्योंकि हर तरफ से डिमांड्स आ रही हैं, अभी बजट पास कराना है, डेयरिंग फैसले लेना मुश्किल होता है। हमारे मुल्क का ऐसा हाल है कि यही जो जहांगीर तरीन है, ये इंग्लैंड गए तो इनको एयरपोर्ट पे कोई छोड़ने नहीं गया हुआ था, ये आए तो लेने कोई नहीं गया हुआ था, ये अकेले फिरते थे। जैसे आपने इनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा, 40 लोग बाहर निकल आए फूल की पत्तियां फेंकने। अच्छा, ठीक है, ये तो हाल है।
सही है, तो हमें अपने जाती मफादात से निकलना वाले के साथी बहुत हैं। ठीक, जुर्म करने वाले के साथी, आज अगर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर से सारे केस खत्म हो जाएं तो आपको सड़कों पे केले भागते दौड़ते नजर आएंगे। अच्छा, लेकिन फूल की पत्तियां फेंकने वाले साथ होंगे अगर आप कहें कि ये अरबों खा गए। ठीक, ये माहौल, ये माशरा जिस तरह ये तब्दील करना होगा। बिल्कुल सही है जी, सिंसेरिटी अगर पाकिस्तान से होगी तो ही बिल्कुल ठीक है, फिर ये मामला हल हो सकता है। जनरल साहब, ये शराफिया नहीं, ये बदमाशी है। लेकिन बात ये है कि इमरान खान साहब से लोगों को ये उम्मीद थी कि जब वो वजीर आजम बनेंगे तो वो, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, या हमें ये बताया गया था कि इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत है। तो जनरल साहब कह रहे हैं ना कि जब उनके पास उतने हैं नहीं बात वोट, जब वो कैसे डेयरिंग फैसले उस तरीके से करें। ये है कि वो भी मसलतों का शिकार होके कुछ कर नहीं सके। ठीक है, चलें जी। अब इसी वजह से कि अगर उनकी अपनी पार्टी के 40 लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएं तो वो तो 7 वोटों पे वैसे खड़े हैं और वो भी इत्तेहादियों के, वो किधर जाएगा। तो बात यह है कि ये मसलतें वगैरह सारी हैं इसी वजह से कि आपको करप्शन करने वाले लोग जो हैं वो आज रियासत से ज्यादा मजबूत हैं। रियासत को वो घुटने टेक सकते हैं। आप देखिए कि जब आपके इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि हम अपनी मिलें उठा के तो श्रीलंका जा रहे हैं, मिलें उठा के हम बांग्लादेश लेके जा रहे हैं, आपको छोड़ना पड़ा। आपने कहा जी ठीक है, मेहरबानी करें यहीं रहें, आपके केसेस लैब में नहीं जाएंगे। इसी तरह ब्यूरोक्रेट ने आपको ब्लैकमेल किया, तो आपको कमजोर, जब आपके ताजिर कराची में कहते हैं, जी लाली साहब, जब आपके ताजिर कराची में करते हैं हम दुकान खुला रखेंगे, हालांकि 11% हो गया है इधर कराची का पॉजिटिविटी। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा खुला रखो, और खुला रख के उनकी शेमलेसनेस देखें, बेशर्मी देखें कि एक मास्क नहीं पहना हुआ है। यार ये दिस इज नॉट द वे। ठीक है, चलें जी, कर सकते हैं। अब मामला कहीं से कहीं और ही हमारी डिस्कशन चल। बहरहाल ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कवानीन की जो कानून साजी है वो तो हमें करनी होगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो हमारी ऐसी कुछ साजिशें कर रहा है उस पर कैसे, उसको कैसे टैकल करना है। तो उसके लिए सिफारतकारी भी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और बात करेंगे कि पाकिस्तान की सिफारतकारी क्या इस हद तक अच्छी हो गई है, पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड इमेज कि हमने देखा कि आलमी माहौलियात में आज पाकिस्तान मेज़बान बना। इस पर बात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज पाकिस्तान ने आलमी माहौलियात पर के दिन पर मेज़बानी की है, जो सबसे मरकज़ी तकरीब थी उसकी, और इस पर ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जिन्होंने इस हवाले से आवाज़ उठाई। लेकिन इसमें थोड़ा सा 2-3 एंगल्स हैं जिस पर मैं फटाफट शॉर्ट कमेंट्स ले लूँ अपने गेस्ट से। जनरल साहब, सबसे पहले आपसे ही, आप क्या समझ रहे हैं जनरल साहब के पाकिस्तान का ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इमेज बेहतर हुआ है, स्पेशली ऐसी चीज़ों पे आवाज़ उठाएगी पाकिस्तान की जानिब से? जी बेहतर हुआ उसकी। देखिए, हमने आवाज़ उठाई अपने फ़ायदे में, क्योंकि हम उन 10 मुल्कों में आते हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे इस चीज़ की वजह से। लिहाजा आपने अपने लिए ये ग्रीन पाकिस्तान का प्रोग्राम वगैरह शुरू किए, ट्री प्लांटेशंस के प्रोग्राम शुरू किए, तो नेचुरली वो दुनिया ने देखे हैं, तो आलमी अदारों ने इसका इतराफ़ किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचेगा और उसके साथ साथ आपका इमेज भी बाहर बेहतर। ठीक है, इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है, सिर्फ इमेज ही बेहतर किया या इकदाम भी किए हैं पाकिस्तान ने? नहीं, देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो मई में रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान को आलमी औसत से, जो इंटरनेशनल एवरेज है, उससे कहीं ज़्यादा गर्मी का सामना हो सकता है। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा मसला है, इस तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आज आलमी कॉन्फ्रेंस हमने होस्ट की है तो चले कम से कम कहीं आवाज़ तो पहुँचेगी। तो इसमें जितने भी हम करना चाहें एकदम, इंटरनली हम देख रहे हैं कि इंटरनली जो दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि हमने 1 अरब दरख्त लगा दिए, ये कर दिया, ऑपोजिशन कहती है जी ये ठीक नहीं है, और उसके हवाले से कई रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। तो ज़रूरत इस बात की है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो दावे करती है अमलन भी उस पर कुछ हो जाए, ताकि सिर्फ दावे ही डरे और हमें उसमें कोई तब्दीली नजर भी आए। जी हिलाली साहब, आपका कमेंट।
मैं समझता हूं कि इमरान खान को दाद दें कि वो एक वाहिद पॉलिटिशियन है, वाहिद लीडर है जो इतनी अवेयरनेस और इतनी रिकग्निशन, पब्लिक रिकग्निशन पाकिस्तान में दिला सका है एनवायरमेंटल डेंजर्स के लिए। मैं कहता हूं जैसे भी वो हो ऑन अदर थिंग्स, उसका लेगेसी जो होगा इमरान खान का वो ये होगा एनवायरनमेंट का। और दूसरी चीज़ आपको मैं एक जल्दी से एक स्टेटिस्टिक्स देना चाहता हूं। 400 शहर हैं जो बड़े डेंजरस हैं, जिनमें 1.5 बिलियन लोगों का पॉपुलेशन रहता है। 100 सिटीज़ में 99 जो हैं वो साउथ एशिया में हैं, हमारे इलाके में। कराची नंबर 12 है, लाहौर नंबर 15 है, और 70 लाख लोग मर रहे हैं प्रेमेच्योरली। कैन यू इमेजिन? 70 लाख लोग हर साल प्रेमेच्योरली मरते हैं इसलिए कि एनवायरनमेंट और स्मॉग और पोल्यूशन इतना है। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? और दाद दें इमरान खान। ठीक है जी, चलिए जी, दाद देते हैं और इसी दाद के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम भी करते हैं। जनरल अमजद शुएब साहब, आपने हमें प्रोग्राम में आज ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।